क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं संदीप कुमार गिड़ाम आज आपके सामने कक्षा 10वीं के मैथ्स को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका प्रथम अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम आपकी प्रीवियस जो 9th क्लास थी उसके प्रीवियस क्लास के फंडामेंटल को आज पढ़ेंगे, थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो कुछ बेसिक फंडामेंटल हैं जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो है, पहला है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या होती क्या है? अब ये प्राकृत संख्या के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चों को प्राकृत संख्या के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज हम पूरी जो भी कन्फ्यूजन है आपका वो क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये क्या है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या का मतलब होता है, जैसे ये शब्द से ही पता चल रहा है, प्राकृत मतलब प्रकृति। आप अपनी लाइफ में प्रकृति में जितनी भी वस्तुओं को गिनते हैं ना बेटा जी, आप जरा सोचे, मुझे बताएं कि आप अगर किसी भी वस्तु को गिनना है तो किस अंक से चालू करते हैं? 1 से, फिर क्या 2, 3, 4, 5। चलिए मैंने आपको 5 वस्तु दे दिया, अगर मैंने इसे गिनने बोला तो आप कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 10 वस्तु दे दिया तो फिर भी 1 से चालू होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी आप अपनी लाइफ में जितनी भी वस्तु को गिनना चाहे, आप स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से करेंगे। और गिनना कितना है? अनंत है, सीमा नहीं है वस्तुओं के गिनने की। लेकिन जितनी भी वस्तुओं को आप गिनेंगे, काउंट करेंगे, वो कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो प्राकृत संख्या क्या है? हमारी लाइफ में गिनने का एक माध्यम है, वस्तुओं को काउंट करने का माध्यम है। और ये प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। आप मुझसे पूछे कि सर ये प्राकृत संख्या को कहां तक के काउंट कर सकते हैं? बेटा जी अनंत तक के काउंट करो, इसकी कोई सीमा नहीं है गिनने की। क्लियर है बातें? ओके। दूसरी संख्या जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। अब जरा आप सोचिए, आपने जब ये प्राकृत संख्या पढ़ा तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुई थी? 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक के गिन पा रहे थे? अनंत तक गिन पा रहे थे। लेकिन पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब संपूर्ण। आप प्राकृत संख्या में क्या आपको कमी महसूस होती है किसी अंक की? हाँ जी, वो है 0। किसकी? 0। अगर आप प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को अगर ऐड कर दे तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर है कि नहीं? क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर हुआ? ओके। थर्ड संख्या है, तीसरे नंबर की संख्या है पूर्णांक संख्या। अब देखिए, पहला पढ़ा प्राकृत संख्या, दूसरा पढ़ा पूर्ण संख्या, तीसरा क्या है? पूर्णांक, यानी पूरे के पूरे अंक, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होगी? अरे पूर्णांक संख्या वे होगी जो प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। यानी आप इन पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक अंकों को या संख्याओं को अगर आप जोड़ देते हैं या शामिल कर देते हैं इनके परिवार में, तो ये पूर्णांक बन जाएगी। जैसे कि देखिए, मैं लिख के बताता हूँ, ये कौन सी संख्या थी? पूर्ण संख्या थी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक के। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आप इसमें ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ दे, सम्मिलित कर दे, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाती है। जैसे -1, -2, -3, ये भी अनंत तक की जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए तीसरी संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है बेटा जी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती कैसे, क्या है? अब देखिए बुकों में क्या लिखा रहता है परिमेय संख्या की परिभाषा मैं बताता हूँ। ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती है। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती है, जिसमें p अंश होगा और q क्या होगा? हर होगा। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन थोड़ा इसको डेप्थ में पढ़ते हैं, आंतरिक तौर पर उतरते हैं कि एक्चुअल में परिमेय संख्या होगी क्या। तो देखिए, परिमेय संख्या वे संख्या होगी जो जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। लेकिन ये p भी पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक आप समझे बेटा जी, पूर्णांक संख्या आपके सामने मैंने पहले बता चुका हूं, ये भी पूर्णांक होगी और ये भी पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन जरा सोचे, एक चीज आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, ये
परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में जो अंश और हर अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की जा सकती है, और ये p पूर्णांक होगा, q पूर्णांक होगा, लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। पॉइंट बी नोटेड, q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि देखिए Q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q में 0 को छोड़ के समस्त पूर्णांक संख्या को आप व्यक्त किया जा सकता है। पूरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिसे तो जैसे ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कौन सी होगी? √2, √3, √7 पाई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब जरा ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को थोड़ा आंतरिक तौर पर पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं, ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के क्लियर हो पाए। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, आपने इतना पढ़ा, ये एक ऐसा परिचय था इन संख्याओं का, लेकिन थोड़ा ध्यान देते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, बाकी संख्या को मिटा दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि बाकी संख्या आपको समझ में आ भी गई होगी। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए जी, मैंने आपको ये बताया कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो p बाई क्यू के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ा सा इसका रूप देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया p बाई क्यू, तो मैं p को 1 लिख सकता हूँ, p का मान 1 लिख सकता हूँ और q का मान 2 लिख सकता हूँ, तो 1/2 हो गया। ये भी लिख सकता हूँ p का मान 43 और q का मान 53। अरे कुछ भी लिख दो, p बाई क्यू, p की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है, q की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है 0 को छोड़कर। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? तो ये परिमेय संख्या हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही होगी। अपरिमेय संख्या, अब देखिए, अपरिमेय संख्या वे संख्या होगी जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण बताया था √2, √3, √7 और पाई। क्लियर है कि नहीं? ओके। इससे पहले परिमेय संख्या में एक चीज बताना भूल गया था, थोड़ा सा देखिए, परिमेय संख्या पर देखते हैं। परिमेय संख्या देखिए p बाई क्यू के रूप में, तो देखिए 1/2 लिख सकता। अब मैं बोलूं सर, क्या ये 2 क्या परिमेय संख्या है? तो आपको ये समझना है कि अपने दिमाग पर जोर डालना है, क्या सर ये 2 और ये क्या 2 परिमेय संख्या है? हाँ जी है। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं, 4 लिखा हुआ है, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। ये p का रूप है और ये q का रूप है। क्लियर है कि नहीं? कोई भी पूर्णांक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? जैसे 5 को लिखेंगे 5/1, 7 को 7/1 लिखेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके। तो देखिए, ये बात समझ में आ गई। तो कोई भी पूर्णांक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, अपरिमेय पर आते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो छोटा था मैंने कवर करवा दिया हूं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या मैंने क्या बताया था? p, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गई बातें बेटा? लेकिन अगर मैं बोलूं तो अपरिमेय संख्या क्या है? √2, √3, √7 और पाई। क्लियर है कि नहीं? सर अगर मैं √2 लिखूं और इसको अपॉन 1 या बटे 1 में लिख दूं, तो ये तो परिमेय संख्या बन जाएगी? नहीं। देखिए, परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या है कि ये भी पूर्णांक हो, यानी अंश भी पूर्णांक हो और हर भी क्या हो? पूर्णांक हो। वही संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या √2 पूर्णांक संख्या है? नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। क्या √3 पूर्णांक संख्या है? नहीं है, मतलब ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है कि नहीं? कुछ अपवाद देखते हैं अपरिमेय संख्या के। क्लियर है कि नहीं?
जो दिखते अपरिमेय संख्या की तरह है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसे अपवादों को देखते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे कि मैंने बोला सर क्या √4 अपरिमेय संख्या है? आप जरा सोचिए, √4 का मान कितना होता है? 2। क्लियर है कि नहीं? और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, तो मतलब √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या ये बात समझ में आई बेटा जी? ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। सर √16 क्या ये अपरिमेय संख्या है? √16 वर्गमूल 16 का मान क्या होता है? 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, और ये 4/1 के रूप में है, मतलब ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? मेरे ख्याल से आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जो अंतर है ये क्या होती है, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हम लगातार बहुत ही अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल को क्या मजबूत करेगी। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंडामेंटल पढ़ते हैं जिससे कि हम वास्तविक संख्या का चैप्टर चालू कर सके। वास्तविक संख्या की जो समझ है वो आपकी बढ़ सके। सर ये वास्तविक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समस्त प्रकार की जो संख्या है, जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हैं पूरी की पूरी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्लियर हुई बात? जितनी भी संख्या है, जितने प्रकार की भी संख्या है, वो कौन सी संख्या है बेटा जी? वास्तविक संख्या है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ गई? चलिए इस वास्तविक संख्या के चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल की जरूरत है, उसको क्लियर करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तब फिर अपन इसके मेन मुद्दे पर आएंगे। बात समझ में आ गई? देखिए वो क्या है। ठीक है ना बेटा जी? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 15 को 5 से भाग दे दीजिए। क्लियर है? तो 15 को 5 से जब भाग देंगे, ये आगे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। 15 को 5 से अगर भाग देंगे तो देखिए 15 5 से 3 बार विभाजित होगा। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो 5 है और ये जो 5 है, ये क्या कहलाता है बेटा? भाजक। ये जो 15 है, ये क्या है? भाज्य। क्लियर? सर ये 3 क्या है? ये है भागफल। और ये 0 जो आया वो क्या होगा? शेषफल। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही? क्लियर है कि नहीं? क्या है बेटा? शेषफल। आप जरा इस टेक्निक को अच्छे से याद रखेंगे। भाजक का गुणा हमेशा भागफल से करो। भाजक का गुणा कैसे करो? भागफल से। अरे क्यों करो? क्योंकि भाज्य बराबर होता है क्या? भाजक गुणा भागफल, और इसमें हमेशा क्या जोड़ दोगे? प्लस शेषफल को जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे बेटा? प्लस शेषफल को जोड़ दोगे। क्लियर है कि नहीं? इसको बड़े आसान तरीके से लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, जो बुक में लिखा हुआ है वो मैं बताता हूं। क्लियर है कि नहीं? ये जो भाज्य है बेटा, इसको a के द्वारा डिनोटेट करते हैं, भाजक को b के द्वारा डिनोटेट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? भागफल को q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और शेषफल को r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे कि नहीं? ये बेसिक फंडामेंटल आप लोग सीख लो। भाज्य को a भाजक b के बराबर होगा, भागफल q के बराबर होगा, और शेषफल क्या होगा? r के बराबर होगा। क्या ये बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे फंडामेंटल क्या है। क्लियर है कि नहीं बेटा जी? ओके, देखिए ये जो शेषफल है ना, ये जो क्या है? शेषफल है। ये जो शेषफल r है, ये 0 के बराबर हो सकता है।
ये 0 से बड़ा हो सकता है। अब देखिए मैंने बड़ा वाला चिन्ह लगाया ना, इसको समझने के दृष्टिकोण आपका कैसा रहेगा। आर की ओर देखिए, ये ऐसा दो मुंह है ना, ये दो मुंह किसकी ओर है, आर की ओर है, तो बड़ा कौन, आर। एक मुंह किसकी ओर है, 0 की ओर है, मतलब छोटा कौन है, 0। क्लियर हो गया ना बेटा। ओके, आर के साथ और कंडीशन है बेटा। आर जो ये जो भाजक है ना बी, ये आर जो है ये हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। क्लियर हुआ। आर जो छोटा होगा किससे, हमेशा बी से। पूरी बात क्लियर हो रही है बेटा। अब देखिए इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन क्या बनता है आर के लिए, इक्वेशन क्या है, आर क्या है, देखिए आर बड़ा है तो दो मुंह, आर बड़ा है और क्या है, बराबर है किससे, 0 से। क्लियर है कि नहीं। मगर यही आर छोटा है, छोटा है तो इसकी ओर एक मुंह आएगा, किससे छोटा है, बी से। तो आपको क्या ये इक्वेशन समझ में आया। मतलब ये आर यानी शेषफल, आर मतलब शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये आर यानी शेषफल 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है। पूरी बातें समझ में आ गई क्या। आज का बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आया। अगर आया तो बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा का पूरा जो कक्षा 10th का मैथ्स है, बहुत ही डेप्थ में, आपको मैथ्स नहीं भी आती होगी तो बहुत अच्छे समझ में आने लगेगी, अच्छे नंबर आप ला पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में। क्लियर है कि नहीं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।